हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरफेस्ट ऑडियो बुक में। मैं हूं विपुल और आज हम सुनेंगे रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक का पार्ट नंबर 13। शुरू करते हैं। होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे उसने मुझे तमाम कड़े बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेंगी। यह आंकड़े मुझे पहले से पता नहीं, हालांकि मैं वर्तमान ऑयल कंपनी में बहुत शेयर खरीदे हुए हैं। उसकी सूचना के आधार पर मैंने तत्काल नई ऑयल कंपनी की खोज शुरू कर दी जिसको उसकी वास्तविक मूल्य से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खास रोमांचित हो गया और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर दर पर 15,000 शेयर खरीद लिए। फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास गुजर रहा था और कीमत प्रति गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि 1997 में मैं उस छोटी सी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया और वह 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 प्रति शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। विश्लेषण करने के बजाय यह छोटे मुर्गे ने अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज़्यादातर लोग ये समझ ले कि स्टॉक मार्केट में निवेश स्टॉप किस तरह काम करते हैं तो ज़्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेश करेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी मैं लोगों में मैं नहीं चाहता पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखता हूँ वह क्या चाहते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नहीं देखता, तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज़ बहुत तेज से होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी हो चुका है, तब भी वे चीख रहे हैं, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट टूट रहा है। इसलिए वे अपनी अनचाही चीज़ से बचते हैं परंतु वे इसकी भारी कीमत भी चुकाते हैं। वे ज़िंदगी से जो चाहते हैं वह शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। मेरे डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का तरीका सुझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका व्यवसाय चौपट हो गया था। वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे फ्राइड चिकन और अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हाँ कहने पर वे रेसिपी के लिए 1009 बार ना कहा गया था और वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुरी और जिद्दी व्यक्ति थे। मेरे डैडी हार्ले सैंडर्स के बारे में ये कहा करते थे, जब भी आप शंका में हो और थोड़े डरे हुए हो तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर लें। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियाँ पढ़ी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चे को सुख सुविधा के लिए काफ़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताह में भी ऑफिस के काम घर पर ले आता है। एक दिन जब वह घर लौटता है और उसे सुनना मिलता है उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में बेहद मतभेद था, परंतु उस रिश्ते से ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाय वो काम में ही व्यस्त बना रहा। निराश होकर वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है। उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। आज मैं बहुधा लोगों को ऐसे मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं है। दोनों ही कारण एक हैं, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर से वो खुद जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो टीवी देखेंगे, मछली पकड़ने, गोल्फ या फिर शॉपिंग करने में व्यस्त रहेंगे, परंतु अंदर से वे जानते हैं किसी महत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से वे कतरा रहे हैं। यह आलस सबसे आम रूप है। यहाँ आलस का मतलब है व्यस्त बने रहना। आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज़्यादातर लोगों को लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी माँ कहती थी कि लालची लोग बुरे होते हैं, परंतु हम में से हर एक अच्छी चीज़ें और नई चीज़ें
रोमांचक चीज़ें हासिल करना चाहता है, तो इस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए प्राय माँ बाप इच्छा को अपराध बोध से जोड़ते हैं। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? यह मेरी माँ का फेवरेट कहावत थी। या तुम क्या खरीदना चाहते हो, मेरे डैडी का फेवरेट कहावत थी। तुम ऐसा सोचते हो जैसे हमारे पास बहुत पैसा है। क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। मुझे शब्दों का उतना असर नहीं पड़ा, परंतु उन शब्दों में जो गुस्सा और अपराध बोध का सम्मिश्रण था, उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। उसका मुझे बहुत ज़्यादा असर हुआ। या इसके विपरीत अपराध बोध का यह जाल कहा जा सकता था। मैं तुम्हारे लिए यह खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे माँ बाप मुझे यह खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह दिवालिया है, परंतु वह अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुंह मांगी चीज़ मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी हो। उसने उनके लिए कॉलेज या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचाकर नहीं रखा, परंतु उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगास ले गया। मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। यह उसके महान बलिदान के शब्द थे। अमीर डैडी इस वाक्य से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली घर में मुझे यह वाक्य अक्सर सुनने को मिलता था। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे यह कहें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता इस वाक्य को अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य का आपके दिमाग में दरवाजे खुल जाते हैं और इसे यह सोचने पर मजबूर हो जाता है और जवाब ढूंढता रहता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता यह वाक्य झूठा होता है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है, उनका कहना था। यह जानती है कि यहाँ कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है मैं इसे खरीद नहीं सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर कसरत करते हैं। और असली दिमाग कहता है, परंतु मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। यह इंसानी आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक चुकी हूँ, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, यह सुरक्षित नहीं है, मेरा पैसा डूब सकता है। वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से बहुत काम है। देखो आज रात को मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरे बॉस का कहना है कि ये काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता यह वाक्य दुख से भरा है। इसे लाचारी की भावना आती है और जिससे निराशा इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है। इसके लिए और एक शब्द है उदासीनता। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्यों में संभावना, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, परंतु वे यह जानते थे कि मैं किस तरह खरीद सकता हूँ। इस वाक्य से एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो, इसके बजाय वे हमसे कहते थे तुम इसे किस तरह खरीद सकते हो। ये हमारे कॉलेज के बारे में सही था जिससे हमने अपने खर्चे से ही पूरा किया है। वे हमें लक्ष्य को हासिल करना नहीं सिखाते थे, वे तो हमें लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे थे। मेरी समझ में आज ये समस्या है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त हैं। यह उनके बचपन से बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाले अच्छी अच्छी चीज़ों को चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपने अवचेतन में यह विचार मौजूद करते हैं, आपको यह नहीं मिल सकता या आपको यह नहीं मिल सकती और आप इसे कभी भी खरीद नहीं पाएंगे। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और सुझाव अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे असली माता पिता की सीख, हम इसे नहीं खरीद सकते या केवल अपने बारे ही मत सोचो या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते, और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझे अपराध बोध भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस्य से जीत सकते हैं?
इसका जवाब है थोड़े से लालच से। यह WIIFM रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी और आकर्षक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी भी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी को एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसलिए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कोई ऐसी चीज़ से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब में आपको करनी चाहिए, तो आप खुद से केवल यही पूछना कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। परंतु बहुत ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज़ की अति बुरी होती है। परंतु वह याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। आमिर डैडी इसे अलग तरह से कहते हैं, अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराध बोध के कारण शरीर में आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी, और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना ही होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कॉनन फिल्म देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सर हिलाया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय वास्तव में मैं दुबला और कमज़ोर सा था, दूसरे मित्र ने जोड़ा। हाँ, मैंने भी यह सुना है, एक दोस्त ने कहा। मैंने सुना है कि वह हर रोज़ जिम जाता है और उसने वहाँ कसरत करने की आदत डाल दी है। हाँ, मुझे भी लगता है कि वह ऐसा करता होगा, समूह शंकालू में आदमी ने कहा। मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम आर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिएं। यह एक उदाहरण है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती है। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे एक उदाहरण से सीखूं। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही खास कारण है जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वह खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और ऐसा भी तभी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। सामान्य तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा, परंतु उन्हें अपने बिल का भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप तो यह नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का भुगतान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, सरकार को देने से पहले। परंतु तब क्या होगा जब आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे? मैंने पूछा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, चाहे मेरे पास कम पैसा हो। मेरे लिए सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कॉलम। परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, अगर उन्हें मैं भुगतान न करूं, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं यह नहीं कर रहा हूं कि सरकार को पैसा न दिया जाए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले भुगतान किया जाए, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। परंतु आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। तो अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरणा, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनका भुगतान नहीं करूं तो कौन ज़्यादातर शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपके बजाय आपके लेनदार ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएंगे, मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा ही नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे लेनदारों देने का पैसा इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे अपनी आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैं अतिरिक्त काम किया है, दूसरी कंपनी शुरू की है, स्टॉक मार्केट, शेयर और ख़रीदे हैं और बेचे हैं। मैंने हर तरह के काम इसलिए किए हैं ताकि यह लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और ये सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कि कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसा देता हूँ तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता,
परंतु मेरे पास कभी भी पैसा भी नहीं होता। तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसा चुकाने के दबाव आपकी प्रेरणा बन जाता है? बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर सभी पैसे वसूल करने वाले लोग डरावने होते हैं। ज़्यादातर लोग उनसे डर जाते हैं। वह इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी भी पैसे नहीं देते। तुमने इस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग भालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह विज्ञापन देखा है। तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वाले लोगों को अपने चेहरे पर भालू छिड़कने देते हैं। मैंने डरावने लेनदारों का डर इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए किया है। बाकी लोग ज़्यादातर कमज़ोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि अतिरिक्त धन कहाँ से आए। जिम जाने की तरह है और वहाँ पर वजन उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग की मांसपेशियों से जितना काम करवाता हूँ उतना ही मैं ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ। अब मैं इन डरावने लेनदारों से जरा भी नहीं डरता। मुझे अम्मी डैडी की बात पसंद आ रही थी। तो अगर मैं खुद को पैसा दे दूं तो मैं आर्थिक और मानसिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूं। अम्मी डैडी ने सम्मति में सर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसा देता हूं तो यहाँ बिल्कुल पैसे भी नहीं देता तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे ज़िंदगी भर इधर उधर ठोके मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं हैं। अम्मी डैडी ने सर हिलाया, 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और ज्ञान का मिला हुआ रूप है। जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता उसके कारण में मैं पैसा खोता हूँ। हर बार जब मैंने जिद की है और मैंने पैसे गंवाए हैं, वह इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूँ जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी ने मुझे अक्सर बताया करते थे, मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रयोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अकाउंट्स या निवेशकों से चर्चा करता हूँ तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के आधार जीतना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वह झूठ नहीं बोल रहे हैं परंतु सच भी नहीं बोल रहे थे। धन, फाइनेंस और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह पता नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी विषय में अज्ञानी हो तो उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर या फिर उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें। रिच डैड पुअर डैड। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 9, शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया, मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा करता हूँ, यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इतना पता ही नहीं चलेगा। जब आप पैसे की बात आती है और आप अगर संकल्प ले लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाएंगे। ज़िंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदे को खोजने के लिए हम में फाइनेंशियल प्रतिभा होना ज़रूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ होता है और उसे बुलाकर जगाने की ज़रूरत होती है। यह इसलिए सोया होता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए प्रोत्साहित तो किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, परंतु हमें यह नहीं सिखाया गया कि पैसे से हम किस तरह से काम करवा सकते हैं। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ और इसे खर्च दो। अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पश्चात समाज के 90% से ज़्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में एक नहीं हैं तो आप में फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिए 10 कदम मैं आपको दे सकता हूँ। मैं आपको केवल यही कदम बताऊंगा जिनमें मैं चला हूँ। अगर आप इनमें से कुछ चलना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आपके खुद के कदम बना लो।
आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट है कि आप खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले मैंने उस इंसान से पूछा कि इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल ही जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज़्यादातर लोगों की आंखें उसे देख नहीं पाती। और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम दोनों ही एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय ही नहीं दिया है। मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। यह ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। 1. मुझे हकीकत में सबसे बड़ा कारण चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे, परंतु हकीकत उनके ऊपर हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत सी टेकरियाँ भी दिखती है जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका के ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह था कि उसे हर रोज़ 4 सुबह उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वह 3 घंटे तैर सके। शनिवार की रात को वो अपने दोस्त के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करने और अपने परीक्षा का परिणाम पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि अतिमानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है, उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए मैं जिनसे प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इसका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। मैं कुछ सूची बताऊंगा। पहले तो अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती है। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं कर सकता था और मैं करना भी नहीं चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात पर बहुत नफरत होती थी कि मेरे अपने डैडी करियर में इतने व्यस्त थे कि वे मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई का अपने वारिसों के लिए भी नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और ज़िंदगी के मन चाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं अपनी जवानी में ही कार लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। यह मेरे गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण हैं। आपके पास क्या कारण है? अगर वे पर्याप्त ताकतवर नहीं हैं तो रास्ते में आने वाली हकीकत आपके कारणों में हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है क्योंकि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे। इसलिए हर बार मैं उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ता चला गया। मैं 40 साल की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, परंतु मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुभव भी मिले। जैसा मैंने कहा है कि काश मैं कह सकता कि यह आसान होता। यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या लक्ष्य के ज़िंदगी में हर चीज़ कठिन ही होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कई समझदारी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। 2. मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत। यह मुख्य कारण होता है कि लोग आज़ाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर या गरीब या मध्यवर्गीय बनने की विकल्प चुनते हैं। हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मुझे यह फ़ायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व में फ़र्क समझाते थे।
तो बहुत समय पहले अपने ही बचपन में मैं अमीर बनने का विकल्प चुना था। मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने संपत्ति वाले कॉलम के विरासत में मिला था, परंतु इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख करने के लिए कोई परीक्षण नहीं दिया जाता। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह की कहावतें इजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ। मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते हैं या संभालती है। इन वाक्यों के साथ समस्या यह है, यह बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं। एक तो समय, जो आपकी सर्वाधिक कीमती संपत्ति है, और दूसरी शिक्षा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण से नहीं सीख पाए। परंतु यह विकल्प हम रोज चुनते हैं। यह विकल्प कि हमारे पास समय और पैसे नहीं हैं, और अपनी शिक्षा के साथ हम हर दिन क्या करते हैं। यही विकल्प चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ, और मैं ये विकल्प हर रोज चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास इकलौती असली संपत्ति है, वो है आपका दिमाग। आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास यही विकल्प मौजूद होता है कि हमने अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन टीवी देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए ज़रा भी वे पैसा नहीं खर्च करते। मेरी एक मित्र है जो एक अमीर महिला है। अभी हाल में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और वीसीआर ले गए, और वे किताबें जैसी थी वैसी छोड़ के चले गए। और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं, और केवल 10% लोग बिजनेस पर पुस्तकें या निवेश पर टेप खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम 2 दिन लंबे हो, क्योंकि मैं विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैं टीवी देख रहा था, और एक व्यक्ति मेरे घर आया। वह 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है। मैंने $385 खर्च किए, और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे इतने काम आई कि उसमें से कम 20 लाख डॉलर मैंने कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, और इसका कारण होगा कि वह एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऑडियो टेप का भी प्रेमी हूँ, कारण मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं पूरी तरह से असहमत था। हठी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबाया, और उसे 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। परंतु अचानक मेरा दिमाग खुला, और समझ आया कि उन्होंने जो बात कही थी यह जादू की तरफ था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर्दृष्टि मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि अब मैं अपने पुराने तरीकों से सोच सकता हूँ, और मेरे पास उसी समस्या का स्थिति को देखने के लिए पीटर का तरीका भी मौजूद है। मेरे पास एक विचार होने के बजाय 2 विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण का एक और तरीका है जिसे जानना बहुमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, पीटर लिंच इसे किस तरह कहेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बुफे। मेरे पास उनकी वृहद मानसिक ताकत तक पहुँचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढूं। जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्राय कम आत्मसम्मान वाले होते हैं, जो खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं, तो आप अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग पुस्तकें कम ही पढ़ते हैं या टैब कम ही खरीदते हैं। उन्हें इनकी क्या ज़रूरत है, वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होंगे जिनके सामने कोई नया विचार आने के बाद वाद विवाद करने लगते हैं।
अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है। इस प्रकरण में उनकी तथाकथित बुद्धि और उनकी हठधर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग करते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह न दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तथा संभावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वो बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज़्यादातर लॉटरी खेलने वाले या कसिनो वाले जुआरियों में पाई जा सकती है। मैं शेयर खरीदता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की सलाह दूंगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा तब हो जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परंतु सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते, जो है उनका दिमाग। केवल 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं बन जाते। 3. अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं यह बता देता हूँ, अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मेरा पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नज़र उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूँगा। मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले जो दोस्त हैं पैसे के बारे में बात करते हैं। यह मेरा मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है, वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वह मुझसे। और मेरे वो दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं वे पैसे और व्यवसाय में निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होती है। इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से ये सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे कभी ये पूछने नहीं आए कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, परंतु वह गरीब दोस्त 2 चीज़ों के लिए ही ज़्यादातर बारे में मदद मांगते हैं, एक कर्ज या दूसरा नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ, परंतु वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है तो खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा ये बता सकते हैं कि कई चीज़ों में कामयाब कैसे नहीं होंगी और क्यों नहीं होगी। समस्या यह है कि उनकी लोग बात सुनते हैं और जो लोग निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो निवेश की सूचना देने वाली सोने की खदान है, उनके पास हमेशा तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है और दूसरा कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो दोनों की बात सुनेंगे और अपने दिमाग को खुला रखेंगे, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मैं बहुत से करीबी मित्र हैं जो किसी भी सौदे या निवेश करने से पहले अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों में पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा हूँ और वो अब भी 6% ब्याज ही ले रहा है। मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ है आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाजार में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है। अगर मुखपृष्ठ किसी भी बड़े सौदे की खबर छपी है, ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। मैं बहुत देर हो चुकी है, किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है।
जो लोग जल्दबाजी करते हैं वह किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं और अक्सर वे धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग पर ध्यान नहीं रखते। अगर एक लहर चली गई तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुश्किल इसके लिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भीड़ में झुंड की तरह ही होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं, या उनका लालच उस समय अंदर चला जाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वह मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते। किसी तैरने वाले की तरह वह भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। यह इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीके से होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें यह इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जा सकता है। यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें, परंतु मैं ये ज़रूर कहता हूँ, आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं, यही फाइनेंशियल बुद्धि भी होती है। 4. किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाए और फिर एक और नया फॉर्मूला सीख ले। जल्दी ही सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसे बनाने के बारे में भी है। इसलिए धन को अक्सर DOUGH भी कहा जाता है। हमें से ज़्यादातर लोग ये कहावत सुनी होगी, आप वह हैं जो आप हैं। मैं ऐसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा, आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि क्या आप पढ़ रहे हैं या आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है, आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे वही आप बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाएंगे। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको इस विषय को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे स्कूल के टीचर शिक्षण का अध्ययन करने के बाद अक्सर शिक्षक बन जाते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रहता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। दोस्तों, पार्ट 13 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। फुल ऑडियो बुक सुनने के लिए चैनल पर विजिट कर सकते हैं और पार्ट 14 के लिए आप स्क्रीन पर भी क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।